Hello, good morning everyone. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Okay, so today we will discuss on synchronous and asynchronous sequential circuits. So before starting the discussion on synchronous and asynchronous, we should know what is sequential circuit first. क्योंकि अभी तक हमने जितने भी सर्किट्स डिजाइन किए थे, these all circuits are comes into the category of combinational circuit. जो हमने हाफ एडर की बात की थी, फुल एडर की बात की, हाफ सब्ट्रैक्टर की बात की, फुल सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर एंड डिकोडर्स। ये जो सर्किट्स हमने डिज़ाइन किए थे, इन सभी के हमने ब्लॉक डायग्राम देखे। तो पहले हम इसको कैटेगराइज करते हैं, देन हम सिक्वेंशियल सर्किट पे डिस्कस करेंगे, और फिर कितने तरह के ऐसे सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं उनको हम वन बाय वन फिर डिज़ाइन करने स्टार्ट करेंगे। So what would we have discussed so far? Let discuss first, then we will continue. So last कुछ lectures में हमने देखे थे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के बारे में। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में हम लोगों ने कितने तरह के सर्किट डिस्कस किए हैं। सो हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स थी कि हमें दो बाइनरी इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है, 4 बाइनरी बिट को ऐड करना है, 8 बाइनरी बिट को ऐड करना है, 16 बाइनरी बिट को ऐड करना है। ऐसे नंबर ऑफ बाइनरी बिट्स को हमें एडिशन परफॉर्म करना हो। सो वी रिक्वायर्ड अ सर्किट दैट डू दिस, नोन एज हाफ एडर सर्किट, which deals with only two binary information. So half adder will add only two binary information. But what about if the carry is remain? So we required another circuit known as full adder circuit. So दो बाइनरी बिट्स के साथ साथ एक कैरी अगर रिमेनिंग होता है उस ऑपरेशन में, सो फुल हेडर सर्किट हैंडल कर सकता है दो बाइनरी बिट के साथ साथ एक सिंगल कैरी। उसके बाद यदि हमें बाइनरी इंफॉर्मेशन को सब्ट्रैक्ट करना हो, सो वी रिक्वायर्ड अगेन अ सर्किट नोन एज हाफ सब्ट्रैक्टर सर्किट। और सपोज कोई बोरो रिमेनिंग आ जाता है, उसे हैंडल करना हो, सो फुल सब्ट्रैक्टर। फिर हमने कुछ एनकोडर सर्किट देखे, कुछ हमने डिकोडर देखे थे, फिर हमने मल्टीप्लेक्सर देखे, मल्टीप्लेक्सर्स एंड डीमल्टीप्लेक्सर्स। सो अलग अलग साइज के मक्स, डी मक्स, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो इतने सारे सर्किट्स में एक चीज कॉमन थी, वो कॉमन क्या है कि इन सभी सर्किट्स में हम लोग इनपुट पास करते थे, और उस इनपुट के बेस पर हमें कुछ आउटपुट जनरेट होते थे जो एन साइज के हो सकते हैं। सो इनपुट्स हम लोग प्रोवाइड करते थे और हमें आउटपुट मिलता था।
यहाँ पे ध्यान देना इस बात पे कि इस तरह के सर्किट्स में जिनको हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की कैटेगरी में रखते हैं, उस कॉम्बिनेशन सर्किट्स में कभी भी कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं होता था। देयर इज नो मेमोरी एलिमेंट which store the output for future reference. So we just take the inputs, calculate it, and generate the output in output lines. This is basically task what we have done in the combinational circuits. क्योंकि यहाँ पर आउटपुट लाइन पर जो भी आउटपुट जनरेट होता है उस आउटपुट को फ्यूचर रेफरेंस में कभी भी नहीं लिया जाता और उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ती है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हाफ एडर सर्किट में जैसे यदि आपको दो बाइनरी इंफॉर्मेशन को ऐड करना है, सपोज 1 एंड 0, इससे यदि हमें ऐड करना है तो इसका जस्ट आंसर आएगा 1। 1 प्लस 0 इज 1। अब इस आउटपुट को हमें फर्दर कहीं स्टोर करना है और इसका यूज किसी आगे के कैलकुलेशन में होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं था। तो इस आउटपुट को स्टोर करना अभी तक की कंडीशन में रिक्वायरमेंट में नहीं था। बट आगे कुछ ऐसे सर्किट्स आते हैं जिनका कैलकुलेशन इस आउटपुट पे डिपेंड करता है, राइट। तो इन सभी तरह के सर्किट्स में एक चीज कॉमन थी, हम इन सर्किट्स में इनपुट्स प्रोवाइड करते थे एंड वी गॉट आउटपुट बेस्ड ऑन द लॉजिक। और यहाँ पर कोई भी मेमोरी एलिमेंट यूज नहीं होता था ताकि हम इन आउटपुट को कहीं स्टोर कर पाए और फिर उसको एज अ फीडबैक पाथ इनपुट में हम दें। ये होते थे कॉम्बिनेशनल सर्किट जो हमने अभी तक डिस्कस किए। बट अभी हमें देखना है सिक्वेंशियल सर्किट। अब सिक्वेंशियल सर्किट में क्या नया होगा, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में अगर हम एक मेमोरी एलिमेंट ऐड कर दें, क्योंकि हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि हम इस आउटपुट को स्टोर करना चाहते हैं और इस आउटपुट को जो स्टोर हुआ है उसको हम फिर से एज अ इनपुट इसी सर्किट में देना चाहते हैं। तो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है सिक्वेंशियल सर्किट का कॉन्सेप्ट। जब आपको आउटपुट स्टोर करना हो तो आउटपुट स्टोर कैसे होगा, तो हमें एक मेमोरी एलिमेंट इसके साथ अटैच करना होगा। इस मेमोरी एलिमेंट्स का कनेक्शन आपको इस तरह से इसके आउटपुट से करना होगा और इस आउटपुट को जो आपने कनेक्शन किया था उसे हम इस तरह से फीडबैक पाथ में फिर से हम इसको इनपुट में दे सकते हैं। और मेमोरी एलिमेंट में जो डिवाइस हम लोग यूज करने वाले हैं वो रहेगा फ्लिप फ्लॉप। और इसी का नाम होता है सिक्वेंशियल सर्किट। सिक्वेंशियल सर्किट। तो सिक्वेंशियल सर्किट को यदि हम डिफाइन करना स्टार्ट करें तो ऐसे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जिनके साथ एक मेमोरी एलिमेंट अटैच हो, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के जो भी आउटपुट जनरेट होते हैं उस आउटपुट को हम टेम्परेरी स्टोर करें मेमोरी एलिमेंट में और उस स्टोरेज से वापस हम एक फीडबैक पाथ के थ्रू उसको कॉम्बिनेशनल सर्किट में एज अ इनपुट प्रोवाइड करें।
तो जब भी आपको किसी लॉजिक सर्किट में आउटपुट को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट हो, तब आप सीक्वेंशियल सर्किट को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंशियल सर्किट में एक मेमोरी एलिमेंट होगा जो कि आउटपुट को स्टोर करेगा। सो सीक्वेंशियल सर्किट को हम पहले समझ लेते हैं, देन फिर हम उसको सिंक्रोनस या असिंक्रोनस किस तरह से वो बनते हैं वी विल डिस्कस। सो सीक्वेंशियल सर्किट्स, द कॉम्बिनेशनल सर्किट डज नॉट यूज एनी मेमोरी एलिमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉम्बिनेशनल सर्किट के पास कोई भी मेमोरी एलिमेंट नहीं होता है। Hence, the previous state of input does not have any effect on the present state of the circuit. यहाँ पे दो बातें ध्यान रखनी है, प्रीवियस स्टेट एंड प्रेजेंट स्टेट। इनपुट में जो भी प्रीवियस स्टेट होगी और उसके आउटपुट की जो प्रेजेंट स्टेट होगी, इन दोनों का अगर कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता है, दैट मीन्स प्रेजेंट स्टेट के कारण प्रीवियस स्टेट पर कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, कोई भी इफेक्ट नहीं होते हैं, तो हम डायरेक्टली कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज़ कर सकते हैं। बट अगर इनका रिलेशन है, इनका आपस में इफेक्ट है, तो फिर हमें सिक्वेंशियल सर्किट की ओर आगे बढ़ना होगा। बट सिक्वेंशियल सर्किट हैज़ मेमोरी, सिक्वेंशियल सर्किट के पास मेमोरी होता है। सो आउटपुट कैन वेरी बेस्ड ऑन इनपुट। सो आउटपुट जो है वो चेंज होता जाता है इनपुट के बेस पर। दिस टाइप ऑफ सर्किट यूजेस प्रीवियस इनपुट आउटपुट। इस तरह के जो सर्किट्स होते हैं वो हमेशा प्रीवियस इनपुट यूज करेंगे, आउटपुट जनरेट करेंगे, क्लॉक यूज करने वाले हैं और एक मेमोरी एलिमेंट यूज करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट में केवल इनपुट और आउटपुट यूज होता था। यदि हम उसका कंपोनेंट देखें, उसके स्ट्रक्चर देखें, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में केवल इनपुट है और आउटपुट है। और इसमें हम इस सर्किट को इनेबल करने के लिए एक स्ट्रोब सिग्नल देते थे, तो एक वो एडिशनल सिग्नल हुआ स्ट्रोब। बट मोस्टली जो कैलकुलेशंस है वो इनपुट एंड आउटपुट के बेस पर हो जाता था। बट यहाँ पर देखिए जो सिक्वेंशियल सर्किट है, उस सिक्वेंशियल सर्किट के कंपोनेंट में कौन कौन इन्वॉल्व है, तो प्रीवियस इनपुट इन्वॉल्व है, आउटपुट इन्वॉल्व है, क्लॉक भी इन्वॉल्व है एंड एक एडिशनल मेमोरी एलिमेंट। और इस मेमोरी एलिमेंट का मतलब होता है कि एक छोटा सा ट्रांजिस्टर जिसको हम फ्लिप फ्लॉप बोलने वाले हैं, वो यहाँ पे यूज़ होता है ताकि इस आउटपुट को हम उसके अंदर स्टोर कर पाएँ। क्योंकि जब तक आउटपुट स्टोर नहीं होगा, उसके लिए हम फीडबैक पाथ जनरेट नहीं कर सकते। यदि हमें इसी आउटपुट को एज अ इनपुट इस कॉम्बिनेशनल सर्किट में देना है, तो हमें कहीं ना कहीं पहले आउटपुट को स्टोर तो करना होगा। अगर स्टोर ही नहीं कर पाएंगे तो हम उसको वापस फीडबैक कैसे कर पाएंगे। सो इसलिए ब्लॉक डायग्राम यदि हम सिक्वेंशियल का देखें, सिक्वेंशियल सर्किट का ब्लॉक डायग्राम, सो एक कॉम्बिनेशनल सर्किट में इनपुट होगा, कॉम्बिनेशनल सर्किट से आउटपुट जनरेट होगा, उस आउटपुट लाइन को हमें स्टोर करना है एक मेमोरी एलिमेंट में, इसलिए इसका कनेक्शन इस तरह से होगा। और मेमोरी एलिमेंट का कनेक्शन वापस से कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में एज अ इनपुट होगा। और मेमोरी एलिमेंट में एक क्लॉक लगी होगी जो हमेशा राइजिंग या फॉलिंग एज पर इंफॉर्मेशन को फीडबैक करेगी कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में, राइट। यहाँ पर जो इनपुट होगा ये कहलाएगी इसकी प्रेजेंट स्टेट, जो आउटपुट जनरेट होगा ये कहलाएगी, यहाँ पे जो स्टोर होगा ये कहलाएगा प्रीवियस स्टेट। तो प्रेजेंट स्टेट और प्रीवियस स्टेट ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रेजेंट स्टेट और प्रीवियस स्टेट में रिलेशन इनबिल्ट होता है, तो वहाँ पे सिक्वेंशियल सर्किट यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है सिक्वेंशियल सर्किट। अब इस बेस पर हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स है। फ्लिप फ्लॉप एक सिक्वेंशियल सर्किट कहलाता है। और एक है काउंटर जो कि नंबर या सीक्वेंसेस जनरेट करता है।
तो सिक्वेंशियल सर्किट को यदि हम कैटेगरी बनाएं कि ऐसे कौन कौन से टाइप्स ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट हैं, टाइप्स ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट्स, हमारे पास दो तरह के सिक्वेंशियल सर्किट है। फर्स्ट फ्लॉप एंड सेकेंड वन इज काउंटर। इन दोनों को हम देखेंगे डिजाइन करना किस तरह से। बट उससे पहले कि यदि हम सिक्वेंशियल सर्किट बनाना चाहते हैं तो दो तरह से हम इसको बना सकते हैं, एक सिंक्रोनस तरीके से और एक असिंक्रोनस तरीके से। So sequential circuits can be designed by using two different types. First is synchronous sequential circuit, and second one is asynchronous राइट। तो यदि हमें सिक्वेंशियल सर्किट्स बनाने स्टार्ट करने हैं तो हमारे पास दो ब्रॉडली कैटेगरी है। फर्स्ट सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट एंड सेकंड इज असिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम डिफरेंस पहले क्लियर कर लेते हैं। फिर हम फ्लिप फ्लॉप और काउंटर जो कि इसके टूल्स हैं सिक्वेंशियल सर्किट्स के, जिसे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि हम हाफ एडर बना सकते हैं, फुल एडर बना सकते हैं, हाफ सब्ट्रैक्टर बना सकते हैं, फुल सब्ट्रैक्टर बना सकते हैं, मल्टीप्लेक्सर बना सकते हैं, डी मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर। सो ये सब उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने वाले टूल्स हैं और इनका एप्लीकेशंस अलग अलग तरह से यूज़ होता है। जैसे इंफॉर्मेशन को ऐड करना है, बाइनरी एडिशन परफॉर्म करना है, सो हम हाफ एडर को यूज़ कर सकते हैं, फुल एडर को यूज़ कर सकते हैं। यदि हमें बाइनरी इंफॉर्मेशन को वो करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सो हम हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर यूज़ कर सकते हैं। कुछ बाइनरी इंफॉर्मेशन को डिकोड करना है, राइट, कुछ बाइनरी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करें उसका डेसिमल बन जाए, या डेसिमल प्रोवाइड करें तो बाइनरी बन जाए। ये जो नंबर कन्वर्जन है उसके लिए भी हमारे पास दो सर्किट्स है, एनकोडर एंड डिकोडर, राइट। कई सारे इनपुट को कंबाइन करके हमें आउटपुट जनरेट करना है, सिलेक्शन करके आउटपुट को किसी पर्टिकुलर लाइन पे जनरेट करना है तो हम मल्टीप्लेक्सर यूज़ करते हैं, डीमल्टीप्लेक्सर यूज़ कर सकते हैं। सो अलग अलग एप्लीकेशंस के बेस पर उसको हमने डिवाइड कर दिया था, राइट। और फिर हमने उन सर्किट्स को बनाना भी सीखा, उनकी एप्लीकेशन सीखी, उनका वर्किंग स्टाइल सीखा था। इसी तरह से सिक्वेंशियल सर्किट को भी हम अब डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। सो हमने सिक्वेंशियल सर्किट को पहले ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक है सिंक्रोनस और दूसरा है असिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट्स। Now, difference between synchronous and asynchronous sequential circuits. As the name suggests, both synchronous and asynchronous sequential circuits are type of sequential circuits. क्योंकि नाम से डिफरेंस क्लियर हो रहा है कि बोथ आर टाइप्स ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट्स, दोनों ही सिक्वेंशियल सर्किट्स के टाइप्स हैं। Which uses feedback for the next output generation, जो कि हमेशा नेक्स्ट आउटपुट जनरेशन के लिए फीडबैक का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे फीडबैक वर्ड आ गया है क्योंकि हम लोग सिक्वेंशियल सर्किट की बात कर रहे हैं,
क्योंकि सीक्वेंशियल सर्किट में हमेशा एक फीडबैक हमेशा होता है, और फीडबैक हम किसे कहते हैं? अगर इस मेमोरी एलिमेंट का कनेक्शन इस तरह से कॉम्बिनेशनल सर्किट में जाता है तो इस पाथ को हम कहते हैं फीडबैक पाथ, राइट। ये पूरा पाथ फीडबैक पाथ कहलाता है। तो ये है इसका आउटपुट। ये आउटपुट को यहाँ पे स्टोर किया गया और उस आउटपुट को यहाँ पे एज अ फीडबैक पाथ फिर से कॉम्बिनेशनल सर्किट में दे दिया गया। तो ये पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे मेमोरी एलिमेंट यूज किया था, एक फ्लिप फ्लॉप जो कि मेमोरी एलिमेंट कहलाता है, जो बाइनरी इंफॉर्मेशन को, एक सिंगल बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में कैपेबल है। वो फीडबैक पाथ यहाँ पे कहलाता है, इसलिए इसको सीक्वेंशियल सर्किट कहा जाता है, राइट। ये हमेशा नेक्स्ट आउटपुट जनरेशन को एज अ फीडबैक प्रोवाइड करता है सीक्वेंशियल सर्किट में। हाउएवर, on the basis of the type of this feedback, both circuits can be get differentiated. So किसी में यदि हमें फीडबैक पाथ देना है या किसी में हमें फीडबैक पाथ नहीं देना है, इस बेस पर उसके दो टाइप डिफरेंशिएट कर दिए जाते हैं। सो हाउएवर, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ दिस फीडबैक, ये फीडबैक पाथ का जो टाइप है उसके बेस पर हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। Following are the important difference between synchronous and asynchronous logic circuit. Now, first is definition. सबसे पहले हम definition पे बात करते हैं। Sequential, synchronous sequential circuit and asynchronous sequential circuits क्या होते हैं? तो पहले डेफिनेशन अगर देखें तो सिंक्रोनस sequential circuits are digital sequential circuit in which the feedback to the input for the next output generation is governed by clock signals. Very important, इसी से इसकी डेफिनेशन तैयार होती है कि सिक्वेंशियल सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट्स ऐसे डिजिटल सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं जिनमें फीडबैक लगा होता है। नेक्स्ट आउटपुट के जनरेशन के लिए हमें फीडबैक को यूज़ करना होता है, और ये सभी चीज़ें जनरेट होती है क्लॉक पल्स के कारण या क्लॉक सिग्नल के कारण। दैट मीन्स किसी भी नेक्स्ट आउटपुट कब जनरेट होगा तो ये क्लॉक पल्स डिसाइड करेगी। इसको आप इस तरह से समझिए कि यदि यहाँ पर ये इसकी प्रीवियस स्टेट है और ये इसकी प्रेजेंट स्टेट है, राइट। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट स्टेट। मैं इसको PS लिखता हूँ, प्रेजेंट स्टेट। और ये फ्लिप फ्लॉप में जो रहता है वो रहती है उसकी प्रीवियस स्टेट। प्रीवियस स्टेट और यहाँ होगी प्रेजेंट स्टेट। और यहाँ पे लगा होगा क्लॉक। सो अगर ये चीज़ें क्लॉक पर डिपेंडेंट है, यहाँ पर होगी क्लॉक। सो अगर किसी भी मेमोरी एलिमेंट के जो डेटा है वो फीडबैक के तौर पर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट में कनेक्टेड है, सो प्रेजेंट स्टेट और प्रीवियस स्टेट, इन दोनों का जो रिलेशन है किसी क्लॉक के बेस पर अगर गवर्न होता है, क्लॉक डिसाइड करेगी कि कब इसका प्रेजेंट स्टेट इसका प्रीवियस स्टेट बन जाए। तो अगर ये क्लॉक के बेस पर होता है इसका मतलब कि वो सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट होगा। दैट मीन्स अगर पूरे सिक्वेंशियल सर्किट में क्लॉक लगी हुई है, क्लॉक से सब कुछ सिंक्रोनाइज हो रहा है कि क्लॉक पल्स की जब राइजिंग एज होगी तभी इसकी जो प्रीवियस स्टेट है
वो प्रेजेंट स्टेट के तौर पर कॉम्बिनेशनल सर्किट में जाए और कॉम्बिनेशनल सर्किट आउटपुट जनरेट करे। वापस से जो आउटपुट जनरेट होगा वो फ्लिप फ्लॉप में स्टोर होगा, वो उसकी प्रीवियस स्टेट बन जाएगी। वापस से प्रीवियस स्टेट प्रेजेंट स्टेट के तौर पर कॉम्बिनेशनल सर्किट में जाएगी, फिर कैलकुलेशन होंगे, फिर आउटपुट जनरेट होगा। तो ये चीज़ें जो होने वाली है, जिसका एग्जीक्यूशन अगर क्लॉक पे डिपेंडेंट है और क्लॉक में भी एक पर्टिकुलर राइजिंग एज पर या फॉलिंग एज पर, दोनों में से कोई एक एज पर ये पूरा सर्किट अगर सिंक्रोनाइज है, तो इस तरह के एक सर्किट को हम नाम देते हैं सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो है क्लॉक्ड सिग्नल, राइट। क्लॉक सिग्नल के बेस पर पूरा सीक्वेंशियल सर्किट काम करना स्टार्ट कर देता है और उसी को नाम दे दिया जाता है सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। तो आप इसको एक ही वर्ड से याद रख सकते हैं कि अगर सीक्वेंशियल सर्किट में क्लॉक लगी हुई है, क्लॉक सिग्नल पर अगर सब चीज़ें सिंक्रोनाइज है, कब इनपुट दिया जाएगा, आउटपुट कब जनरेट होगा, आउटपुट को मेमोरी एलिमेंट में कब स्टोर करना है, मेमोरी एलिमेंट से फीडबैक पाथ के तौर पर कॉम्बिनेशनल सर्किट में कब इनपुट देना है, अगर ये तीनों स्टेप किसी क्लॉक पर डिपेंडेंट है, क्लॉक के थ्रू सिंक्रोनाइज हो रही है, ऑर्गेनाइज हो रही है, गवर्न हो रही है क्लॉक सिग्नल के बेस पर, तो ऐसे सर्किट को हम नाम देते हैं सिंक्रोनस सर्किट। On the other hand, asynchronous sequential circuit are digital sequential circuit in which the feedback to the input for the next output generation is not governed by clock signal। केवल आपको एक वर्ड याद रखना है कि ये पूरा सीक्वेंशियल सर्किट किसी भी क्लॉक पल्स पे काम नहीं करता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि अगर हम इस पूरे सीक्वेंशियल सर्किट से क्लॉक हटा दिया जाए तो इसका वर्किंग स्टाइल क्या होगा। अब क्योंकि क्लॉक यहाँ पे नहीं है तो हम क्लॉक की राइजिंग एज और फॉलिंग एज पर ये डिटरमाइन नहीं करते हैं कि फ्लिप फ्लॉप से कब वैल्यू हमें लेना है, कब उसको इनपुट में कॉम्बिनेशन सर्किट को देना है, और कॉम्बिनेशन सर्किट जो भी आउटपुट जनरेट करेगा उसको हमें कब फ्लिप फ्लॉप में स्टोर करना है। तो अगर कोई भी क्लॉक पल्स नहीं है तो ये टाइमली मैनर पे कुछ भी परफॉर्म नहीं करेगा, परफॉर्म करेगा जरूर, राइट। कॉम्बिनेशन सर्किट में एज अ फीडबैक पाथ इनपुट भी जाएगा, कॉम्बिनेशन सर्किट आउटपुट भी जनरेट करेगा, आउटपुट को हम मेमोरी एलिमेंट में भी स्टोर करेंगे और मेमोरी एलिमेंट का एक पाथ कॉम्बिनेशन सर्किट में रहेगा। बट ये सभी चीज़ें किस टाइमिंग पर होगी ये हमें क्लियर नहीं, राइट। इसलिए इसको नाम दिया जाता है असिंक्रोनस। दैट मीन्स अगर बिना टाइम टेबल के लेक्चर्स होते हैं तो वो असिंक्रोनस, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसी टाइम पीरियड पर कोई लेक्चर स्टार्ट हो जाता है, फिनिश होता है, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होता है, नेक्स्ट लेक्चर फिनिश होता है, ऐसा यदि कंटिन्यूसली प्रॉपर चलता है तो उसको हम कहते हैं सिंक्रोनस। बट अगर टाइमली मैनर पे चीज़ें सॉल्व नहीं होती है, जनरेट नहीं होती है, तो उसको हम कहते हैं असिंक्रोनस। तो ऐसे बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, रियल एग्जाम्पल भी हो सकते हैं जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आप अगर पंचुअल हो, यदि आपने डिसाइड किया कि आप 6 o'clock को हमेशा उठोगे तो ये सिंक्रोनस सर्किट हो गया। बट यदि आपने कहा कि नहीं, आज आज आप 6 o'clock को उठे हो, नेक्स्ट टाइम आप 7 o'clock को उठे, कभी आप 6:30 पर उठे, कभी 7:30 पर उठे, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड असिंक्रोनस। कई सारे आप टाइम टेबल भी देख सकते हैं कि जो रेलवे टाइम टेबल्स होते हैं, कुछ ट्रेनें टाइम पर आती है, कुछ ट्रेनें टाइम पर नहीं आती है, कुछ लेट हो जाती है। तो जो डिले वाली ट्रेन है जिनका अराइवल ऑन टाइम नहीं होता है, ये सभी ट्रेनों को हम असिंक्रोनस सिस्टम में रख सकते हैं। बट जो ट्रेनें टाइम पर चलती है, जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो गिवन टाइम है उस टाइम पर अगर कोई ट्रेन अवेलेबल होती है, स्टेशन पर आ जाती है, उसको हम कहेंगे सिंक्रोनस। तो केवल क्लॉक पल्स का काम है, क्लॉक पल्स के बेस पर अगर सब कुछ प्रॉपर वर्किंग होता है तो उसको हम सिंक्रोनस बोल देते हैं, और अगर क्लॉक पल्स नहीं है तो टाइमली मैनर पर ये सब चीज़ें एग्जीक्यूट में नहीं आएगी। तो आपको केवल दो ही बात रखनी है, सिंक्रोनस में क्लॉक पल्स रहती है, यहाँ पर क्लॉक पल्स रहेगी, इसको हम नाम दे देते हैं सीपी।
और यहाँ पर क्लॉक पल्स नहीं होती है, नॉट सीपी। तो क्लॉक पल्स के बेस पर अगर पूरा सिक्वेंशियल सर्किट ऑर्गेनाइज्ड है, गवर्न पूरा क्लॉक पल्स के बेस पे चल रहा है, तो उसको हम सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट बोल देते हैं। और अगर क्लॉक पल्स नहीं है तो भी सिक्वेंशियल सर्किट काम करता है, बट वो टाइमली मैनर पे नहीं करता है। इस तरह के सिक्वेंशियल सर्किट को हम असिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट कहते हैं। सो आई होप आपको फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर हुआ होगा। आपको यहाँ पे एक ही वर्ड याद रखना है, नॉट गवर्न बाय क्लॉक सिग्नल। नाउ सेकंड इज मेमोरी एलिमेंट। मेमोरी यूनिट की अगर हम बात करें, in synchronous sequential circuit, the memory unit which is being get used for governance is clocked flip-flop। जैसा मैंने आपको डायग्राम से बताया था कि अगर सिक्वेंशियल सर्किट में क्लॉक पल्स लगी हुई है और वो क्लॉक पल्स किस में आपको देना है, एक मेमोरी एलिमेंट में। और मेमोरी एलिमेंट में क्या यूज करना है, एक फ्लिप फ्लॉप। अब यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप को हमें बनाना जरूरी होगा। एक फ्लिप फ्लॉप को हम डिफाइन कर देते हैं, इट इज अ मेमोरी एलिमेंट विच स्टोर 1 bit of information for future reference। तो एक छोटी सी डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे बना देते हैं, ताकि अब हम बार बार जब फ्लिप फ्लॉप नाम लेंगे तो आपको क्लियर हो कि हम किसे फ्लिप फ्लॉप बोलना चाह रहे हैं और उसका काम क्या है। राइट। सो फ्लिप फ्लॉप एक मेमोरी एलिमेंट है। इसका पर्पस होता है कि एक सिंगल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखे, ताकि फ्यूचर रेफरेंस में वो हेल्प करे। सो हर एक सिक्वेंशियल सर्किट में एक मेमोरी एलिमेंट के तौर पर एक फ्लिप फ्लॉप को लगा दिया जाता है। तो इससे आपको सेकंड डिफरेंस क्लियर होगा। इन सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट, द मेमोरी यूनिट which is being get used for the governance is clocked flip flop। सो सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट में मेमोरी यूनिट के तौर पर एक क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप लगी होती है। क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप का मतलब यह हुआ कि अगर आप फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक लगा दें तो मेमोरी एलिमेंट से किस टाइमिंग पर वो बाइनरी इंफॉर्मेशन एज अ फीडबैक पाथ कॉम्बिनेशनल सर्किट में जाएगी, इसका हमें पता चल जाता है। आप कभी भी मेमोरी एलिमेंट से वैल्यू अगर लेते हो, उसको प्रोसेस करते हो, इनपुट के तौर पर वापस आप आउटपुट जनरेट करते हो, तो ये असिंक्रोनस तरीका हुआ काम करने का। बट अगर आप फ्लिप फ्लॉप में से जो वैल्यू लेने वाले हो वो अगर टाइमली मैनर पर है, क्लॉक पल्स की राइजिंग एज पर ही इंफॉर्मेशन को रिट्रीव किया जाएगा, तो ये तरीका जो है वो सिंक्रोनस होगा। तो आपको कभी भी क्लॉक पल्स से वैल्यू नहीं लेनी है। क्लॉक पल्स की जब राइजिंग एज होगी तभी आपको फ्लिप फ्लॉप से वैल्यू लेनी है और इनपुट के तौर पर कॉम्बिनेशन सर्किट में देनी है। राइट। सो अगर फ्लिप फ्लॉप प्रॉपर सिंक्रोनाइज है तो पूरा सिक्वेंशियल सर्किट भी सिंक्रोनाइज हो जाएगा। सो सेकंड डिफरेंस होता है मेमोरी यूनिट के बेस पर। यहाँ पर एक क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप लगी होती है, जबकि यहाँ पर अनक्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप यूज होता है। So on the other hand, unclocked flip-flop or time delay is used as the memory element in case of asynchronous sequential circuit। एक में आपको क्लॉक लगाना है, एक में आपको क्लॉक नहीं लगाना है। क्लॉक में भी आपको फ्लिप फ्लॉप में आपको क्लॉक लगानी है और असिंक्रोनस में आपको फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक लगानी नहीं है, तो अनक्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप यूज होगा। थर्ड अगर हम देखें स्टेट के बेस पर, the states of synchronous sequential circuit are always predictable and thus reliable। सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट की जो स्टेप्स होती है वो हमेशा प्रिडिक्टेबल
और रिलायबल होती है। प्रिडिक्टेबल का मतलब ये हुआ, अभी हम आगे चल के जब फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इनपुट हम फ्लिप फ्लॉप में देते हैं और किस तरह से आउटपुट जनरेट। प्रिडिक्टेबल होता है कि क्या आउटपुट आने वाला है, राइट। तो अगर आउटपुट जो जनरेट होने वाला है वो प्रिडिक्टेबल है, साथ ही साथ रिलायबल है, तो ये उसकी स्टेट बता देते हैं। On the other hand, there are chances for the asynchronous circuit A to enter into a wrong state because of the time difference between arrival of inputs. This is called an race condition. So अगर किसी sequential circuit में क्लॉक नहीं लगी होती है तो वो असिंक्रोनस बन जाता है। अब क्योंकि उसके अंदर क्लॉक पल्स नहीं है तो जो इंफॉर्मेशन जनरेट होगी, जो आउटपुट जनरेट होगा, वो रिलायबल नहीं हो सकता। जैसे आप इसको सिंपल एग्जांपल से इस तरह समझ सकते हैं कि आपको यदि बोला गया है कि आपको ट्रेन का टाइमिंग 6:30 है, राइट, और यदि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि वो ऑलरेडी 2 आवर्स लेट चल रही है या डिले है, तो आप क्या करोगे? आप तो उस टाइम के अकॉर्डिंग स्टेशन चले जाओगे। 6:30 के अकॉर्डिंग आप अपने आपको शेड्यूल करते हुए आप स्टेशन पहुंचोगे। बट आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, 7 o'clock हो गया, आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी होनी स्टार्ट हो जाएगी, ट्रेन क्यों नहीं आ रही है। फिर आप अनाउंसमेंट सुनते हो कि ऑलरेडी 2 आवर्स लेट चल रही है ट्रेन, तो कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो जाते हो, राइट। सो यहाँ पर भी एक रेस कंडीशन आती है। वो रेस कंडीशन किस तरह से आएगी वो मैं आपको जनरेट करके बताऊंगा फ्लिप फ्लॉप में, राइट। सो फिलहाल आप इतना समझे कि असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में ये चांसेस हो सकते हैं कि स्टेट रॉन्ग हो जाए, जो आपने प्रिडिक्ट किया था वैसा आउटपुट जनरेट नहीं होगा, राइट। क्योंकि फ्लिप फ्लॉप से जो इन्फॉर्मेशन हमें रिट्रीव करनी होती है वो इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम या टाइमली मैनर पे नहीं ली जाती और ना ही स्टोर की जाती है। इसलिए इसमें इस कंडीशन आ जाती है और प्रिडिक्टेबल या रिलायबल आउटपुट को जनरेट नहीं किया जा सकता सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में। नाउ थर्ड इज कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें, it is easy to design synchronous sequential circuit। सीक्वेंशियल सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट को डिजाइन करना थोड़ा आसान होता है। However, on the other hand, the presence of feedback among logic gates causes instability issues, making the design of asynchronous sequential circuit difficult। सो सेकंड जो हमारा डिफरेंस है यहाँ पर असिंक्रोनस में, कि अगर इसमें जो इनस्टेबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, इनस्टेबिलिटी इश्यूज मेकिंग द डिजाइन ऑफ असिंक्रोनस सर्किट्स डिफिकल्ट। क्योंकि यहाँ पर जितने भी लॉजिक गेट्स यूज होने वाले हैं उन सभी लॉजिक गेट्स में हमें फीडबैक पाथ प्रेजेंट करना होता है। सो हाउएवर ऑन द अदर हैंड द प्रेजेंस ऑफ फीडबैक among लॉजिक गेट causes instability। अगर कई सारे लॉजिक गेट को यूज करते हुए कोई सिक्वेंशियल सर्किट बना है और अगर उसके अंदर सही से आप टाइमली मैनर पे इनपुट नहीं दे पाते हो, राइट, तो उसके आउटपुट को हम रिलायबल नहीं मान सकते। वहां पर कहीं ना कहीं स्टेट को लेके इनस्टेबिलिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी, आउटपुट स्टेबल ही नहीं रह पाता है, राइट। ये एक प्रॉब्लम आ जाती है कि इस तरह के सर्किट जो कि स्टेबल नहीं हो उनको डिजाइन करना बहुत टफ हो जाता है। इसलिए हर एक सर्किट के अंदर क्लॉक पल्स देना जरूरी है और क्लॉक पल्स की कोई ना कोई एक एज पर उसको फंक्शनिंग करवाना जरूरी होता है। चाहे आप राइजिंग एज पे काम करवाओ या आप उसको फॉलिंग एज पे काम कराओ, किसी न किसी एक एज पर क्लॉक पल्स के साथ वो पूरा सिस्टम, पूरा सर्किट एक ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, सिंक्रोनस होना चाहिए, तो ही उसका सही से यूज होगा। अदरवाइज इस तरह के सर्किट को डिजाइन करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है।
फिफ्थ, अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, ड्यू टू द प्रोपोगेशन डिले ऑफ क्लॉक सिग्नल in reaching all element of the circuit, the sequential circuit are slower in its operation speed. क्योंकि आपको पता है कि इसमें एक फीडबैक पाथ लगा होता है, इसमें एक मेमोरी एलिमेंट होती है, मेमोरी एलिमेंट का डायरेक्टली कनेक्शन सर्किट के साथ होता है, तो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं पहले स्टोर हो रही है, फिर उसके बेस पर इनपुट हो रही है। ये पूरा प्रोसेस करने में कहीं ना कहीं डिले हो जाता है, इसलिए इसका जो ऑपरेशन है थोड़ा स्लोअर हो, राइट। सो प्रोपोगेशन डिले का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन जिस तरह से आगे प्रोपोगेट होती है उसमें डिले होना। अगर डायरेक्टली इनपुट हो और आउटपुट जनरेट हो जाए तो वहाँ पे प्रोपोगेशन डिले नहीं होता है, बट अगर आउटपुट को हम मेमोरी एलिमेंट में स्टोर करते हैं, यहाँ पर स्टोर करने के बाद हम फीडबैक पाथ देते हैं, फिर इस फीडबैक पाथ से होते हुए ये इंफॉर्मेशन का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज कॉम्बिनेशन सर्किट में जाता है, तो इसको थोड़ा सा डिले हो जाता है, इस पूरी प्रोसेस में एक डिले आ जाता है, इसको हम कहते हैं प्रोपोगेशन डिले। सिग्नल जिस तरह से आगे बढ़ता है, जिस स्पीड से आगे बढ़ता है, अगर उसको कहीं स्टोर कर दिया जाए और स्टोर्ड सिग्नल को वापस से इनपुट में किसी सर्किट में दिया जाए तो कहीं ना कहीं प्रोपोगेशन डिले आ जाएगा। तो ये प्रोपोगेशन डिले उसी सर्किट में आ सकता है जहां पर क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप लगा हो, राइट। इसीलिए सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट में प्रोपोगेशन डिले का प्रॉब्लम आएगा, जिसके कारण से इस पूरे सर्किट की जो फंक्शनिंग है, इनपुट को लेना, प्रोसेसिंग करना, प्रोसेसिंग आउटपुट को स्टोर करना, स्टोर्ड आउटपुट को वापस से फीडबैक पाथ के थ्रू इनपुट में देना, इस पूरी प्रोसेसिंग में थोड़ा सा डिले आ सकता है। इसलिए सिंक्रोनस सर्किट प्रोपोगेशन डिले के कारण ये थोड़े स्लो होते हैं ऑपरेशन में। Since there is no clock signal delay, these are fast compared to the synchronous sequential circuit. अब क्योंकि असिंक्रोनस में कोई भी क्लॉक नहीं लगी होती है, कोई भी इसके अंदर मेमोरी एलिमेंट में क्लॉक सिग्नल नहीं होते हैं, इसलिए ये सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट के कंपैरिजन में थोड़े फास्ट होते हैं, क्योंकि इन्हें टाइमली मैनर पे कुछ भी स्टोर नहीं करना होता है, डायरेक्टली ये कभी भी मेमोरी एलिमेंट से इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। एंड लास्ट इज एग्जांपल, सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स आर यूज्ड इन काउंटर। ये है इसके एप्लीकेशंस। जब भी हम काउंटर डिज़ाइन करते हैं तब हमें सिंक्रोनस सर्किट के बेस पर इसको डिज़ाइन करना होता है। शिफ्ट रजिस्टर दूसरा एग्जांपल है, एंड मेमोरी यूनिट जो कि फ्लिप फ्लॉप के नाम से है, उसको भी हम सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट की कैटेगरी में रखते हैं। सो काउंटर्स, शिफ्ट रजिस्टर्स एंड मेमोरी यूनिट्स, ये एग्जांपल है सिंक्रोनस सर्किट के। और असिंक्रोनस में, on the other hand, asynchronous circuits are used in low power and high speed operations such as simple microprocessor, digital signal processing unit, and in communication system for email application and internet access and networking. तो ये तीन एप्लीकेशंस है जहाँ पर असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट को यूज़ किया जाता है, सिंपल माइक्रो प्रोसेसर में, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में और कम्युनिकेशन सिस्टम में। क्योंकि यहाँ पर हमें फास्ट ट्रांजेक्शन करने होते हैं, फास्ट इनपुट सिग्नल्स की ट्रांसमिटिंग करनी होती है, इसलिए यहाँ पे क्लॉक पल्स नहीं भी लगे तो चलेगा, राइट। बट यहाँ पर हमेशा क्लॉक पल्स जनरेट होगा, क्लॉक पल्स के बेस पर ही काउंटर वर्क करेगा, शिफ्ट रजिस्टर इंफॉर्मेशन को शिफ्ट करेंगे और मेमोरी एलिमेंट जो कि फ्लिप फ्लॉप है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, राइट। तो ये है टोटल 6 डिफरेंशिएशंस सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स के। तो सबसे पहले हमने देखा सीक्वेंशियल सर्किट्स, पहले हम ब्रीफ कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में सिंक्रोनस सर्किट को डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कॉम्बिनेशन सर्किट से, क्योंकि हम लोग कॉम्बिनेशन सर्किट को देख चुके हैं, डिज़ाइन कर चुके हैं, उसमें किस तरह से इनपुट होता है, कैसे आउटपुट जनरेट होता है, राइट।
सो वो हम सब लोग देख चुके हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। फिर हमने आज सीखा कि कॉम्बिनेशनल सर्किट में अगर हम मेमोरी एलिमेंट लगा दें तो कॉम्बिनेशनल सर्किट के आउटपुट को हम टेम्पररी स्टोर कर सकते हैं, और इसके इसके कनेक्शन में फीडबैक पाथ अगर हम कॉम्बिनेशनल सर्किट को प्रोवाइड कर दें तो इस पूरे सर्किट को हम एक नया नाम दे सकते हैं जो कि सिक्वेंशियल सर्किट बन जाता है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट और सिक्वेंशियल सर्किट में एक बेसिक सा डिफरेंस है कि अगर कॉम्बिनेशनल सर्किट इनपुट और आउटपुट के बेस पर है तो सिक्वेंशियल सर्किट में एक मेमोरी एलिमेंट एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, राइट। फिर हमने देखा कि इस तरह से कितने तरह के हम सिक्वेंशियल सर्किट बना सकते हैं। तो इसके दो कैटेगरी थी, सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट एंड असिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट। इसको हमने फिर डिफाइन किया कि ऐसे सिक्वेंशियल सर्किट जिसमें क्लॉक पल्स लगी होती है वो सिंक्रोनस होते हैं, जिसमें क्लॉक पल्स नहीं लगी होती है वो असिंक्रोनस होते हैं। फिर हमने उसको डिफ्रेंशिएशन किया कि क्लॉक पल्स लगने से क्या बेनिफिट है, क्लॉक पल्स नहीं लगने पर क्या बेनिफिट है। तो वो टोटल हमने 6 डिफरेंस यहाँ पे देखे। फिर हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे सर्किट्स हैं जो कि सिंक्रोनस के कैटेगरी में आते हैं। तो उसके नाम थे काउंटर्स, शिफ्ट फ्लिप फ्लॉप, मेमोरी यूनिट्स। और ऐसे कौन कौन से सर्किट्स हैं जो असिंक्रोनस में आते हैं। तो उसके एग्जांपल्स हैं सिंपल माइक्रो प्रोसेसर, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये पूरे तीनों एग्जांपल्स है असिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट्स के, और ये 4 एग्जांपल है सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट्स के, राइट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फ्लिप फ्लॉप, जो कि मेमोरी एलिमेंट होता है। तो पहले हम बिना क्लॉक का चेक बनाएंगे, उसके बाद हम एक क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये था आज के लेक्चर में डिस्कशन। यहाँ पे किसी को डाउट हो तो पूछो। आज के लेक्चर में किसी को भी कोई डाउट? अपेक्षा, बुराउद्दीन, समझ आया आज का लेक्चर? यस सर। दीपेक्षा, हुसैना, कोई डाउट तो नहीं? यस सर। नो सर। ऑल राइट, कृपा, नैया, यस सर।